गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। बीएससी फाइनल ईयर में अपन क्या डिस्कस कर रहे थे भाई? क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स अपन डिस्कस कर रहे थे भाई। यहाँ पे क्या कर रहे थे? क्वांटम मैकेनिक्स डिस्कस कर रहे थे। और अपन ने क्या क्या देख लिया था भाई? क्या क्या देख लिया था अपन ने? क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जनरली बातें करी थी कि क्वांटम मैकेनिक्स होती क्या है, पार्टिकल्स और उनके बारे में डिस्कस किया था। पार्टिकल्स और वेव के बारे में बताया था कि जिन पार्टिकल्स और वेव के बारे में डिस्कस किया जाता है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, कोई वेव होती है उसके बारे में, उसे तरंग यांत्रिकी कहते हैं भाई। ठीक है भाई, तो अपन ने डिटेल से एक एक चीज़ें देख ली थी भाई। यहाँ पर डिटेल से एक एक चीज़ें देख ली थी, डिस्कस कर ली थी भाई। फिर मैंने बताया था ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है, कृष्णिका क्या होती है भाई, इसके बारे में मैं आपको अच्छे से बताया है भाई। एक एक बातें बताई है कि कोई कृष्णिका होती है, उसका ये वहाँ पे एक छिद्र होता है, ऐसा मैंने वहाँ पे बताया था भाई आपको। तो कृष्णिका के बारे में पढ़ा। फिर नेक्स्ट अपने टॉपिक क्या देखा भाई? नेक्स्ट टॉपिक अपने देखा प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वहाँ पे क्या करा मैंने? कोई स्वच्छ प्लेट ली पदार्थ की, उस पर रेडिएशन डाली तो या फोटोन डाले तो वहाँ से क्या हुए थे? इलेक्ट्रॉन रेडिएट निकले थे, बाहर निकले थे भाई। इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए थे? बाहर निकले थे। तो ये अपन ने बातें यहाँ पर देखी थी भाई। इसके अलावा फिर फोटो केमिस्ट, फिर मैंने बताया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के प्रभाव के लक्षण बताया भाई। फिर फोटो विद्युत प्रकाश विद्युत प्रभाव है उसकी मैंने व्याख्या करी, उसकी व्याख्या के बारे में बताया। फिर एक इक्वेशन आई थी अपनी कार्यफलन प्लस गतिज ऊर्जा के बारे में बताया था मैंने। कार्यफलन और उसकी गतिज ऊर्जा के बारे में भी बताया था भाई। तो ये बातें मैंने आपको बताई थी। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे बताया था कि एक क्या बताया था भाई? कार्यफलन। तो कार्यफलन को क्या बताया था? ओमेगा नोट। उसके अलावा फिर मैंने क्या बताई थी यहाँ पे? कार्यफलन प्लस गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? फोटोन की कुल ऊर्जा के बराबर। फोटोन की कुल ऊर्जा क्या होती है? ई ओमेगा नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैंने यहाँ पे बताई थी भाई। mv²। समीकरण एक दिया था, इसको ई बराबर अपने को पता है एच म्यू होता है। एच म्यू बराबर ओमेगा नोट 1/2 mv²। ये मैंने वहाँ पे एक फॉर्मूला ड्राइव करा था भाई, ड्राइव करा था। फिर मैंने इसको यहाँ पे क्या लिखा था भाई? इसके अलावा कि मैंने एक बात और बताई थी कि जब अपन आवर्ती जो होती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है, वो उसको जीरो कर देता है। दहली आवर्ती का यानी कि सतह पर दहली आवर्ती जब आएगी तो वहाँ की काइनेटिक एनर्जी अगर जीरो कर दें हम, तो वहाँ पे क्या बताया था मैंने? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ओमेगा नोट। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी जीरो कर देता था तो वहाँ पे ये चीज़ें आ रही थी, इसको मैंने पुट किया था भाई। तो ऐसे मैंने वहाँ पे प्रकाश विद्युत प्रभाव को बताया था। फिर अपने को एक इक्वेशन मिली थी, फिर एक ग्राफ प्लॉट किया था अपन ने। ग्राफ प्लॉट किया था भाई, कुछ ऐसा ग्राफ अपन को मिला था, कुछ ऐसा ग्राफ अपन को मिला था भाई। तो अपन ने ये सारी बातें वहाँ पे डिस्कस करी थी। आज मैं आपके पास फिर अपना टॉपिक नेक्स्ट देखे। अपना टॉपिक क्या था भाई? क्या चल रहा था? उसके बाद में मैंने एक दो बातें और बताई थी। हीट कैपेसिटी के बारे में बताया था। ठोसों की उष्माधारिता वो क्या होती थी? CU बराबर 3R के बराबर थी। यहाँ पे 6 किलो कैलोरी मानी थी अपन ने। कितनी आई थी भाई? ठोसों में 6 किलो कैलोरी आई थी। उसके बाद में मैंने आपके पास क्या टॉपिक लेके आया था भाई? बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। अरे भाई, बोर की जो थ्योरी थी हाइड्रोजन एटम के लिए वो डिस्कस कर रहे थे अपन। और उसमें अपन ने क्या देखा था भाई? रदरफोर्ड का जो नियम था। रदरफोर्ड का क्या नियम था? परमाणु मॉडल, उसने एक स्वर्ण पन्नी ली थी, उस पर क्या फैलाई थी? रेडिएशन डाली थी भाई, वैसा कुछ नियम था। तो यहाँ पर अपन क्या डिस्कस करेंगे? यहाँ पर अगर मैं बात करूँ भाई किस चीज़ की? बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए। बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए अगर मैं बात करूँगा तो वो क्या है भाई? देखो भाई क्या है। तो बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम की अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। क्या होती है बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन? इसके बारे में मैंने आपको एक दो बातें बता दी थी भाई। ये कोई न्यूक्लियस होता है और ये कोई उसकी सेल्स होती है भाई। सेल्स होती है, काश होती है उसकी
तो ये न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल स्पीसीज है। अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, तो ये प्रोटॉन पॉजिटिव और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है। तो मैंने बताया था कि इस नियम के अनुसार जो बोर्स का प्रतिरूप है उसके अकॉर्डिंग क्या था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक बात बताई थी आपको, वर्ताकार कक्षाओं में क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। अब ये चारों ओर चक्कर तो लगाते हैं, ठीक है भाई। तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होती है यहाँ पे निश्चित बनी रहती है। वो कैसे कि यहाँ पे होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है जब ये इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तो यहाँ पे दो बल जो होते हैं वो जनरेट होते हैं। अब वो दो बल कौन से हैं, एक होता है भाई न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन का बल, अट्रैक्शन फोर्स। मैंने बताई थी ये बात कि न्यूक्लियस जो होता है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। क्यों? क्योंकि उसमें अपन को पता है भाई न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ये तो न्यूट्रल स्पीसीज है, ये पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है, पॉजिटिव स्पीसीज है, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं नेगेटिव स्पीसीज। तो अपोजिट जो चार्ज होते हैं उनमें हमेशा क्या होता है अट्रैक्शन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट करता है न्यूक्लियस। तो एक फोर्स तो यहाँ पे कौन सा लगता है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन का बल लगता है। लेकिन यहाँ पे दूसरा जो मैं बात करूंगा, यहाँ पे दूसरी अगर मैं बात करूँ तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो ये इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या करते हैं भाई, यहाँ पे गति करते रहते हैं, लगातार क्या करते रहते हैं, चलते रहते हैं अपनी क्लास में। तो यहाँ पे इन इलेक्ट्रॉनों के द्वारा एक फोर्स लगता है और उसको बोलते हैं अपन अपकेंद्रीय बल। यानी कि इलेक्ट्रॉन की गति के वजह से, गतिज ऊर्जा की वजह से यहाँ पे क्या होता है भाई, गति के कारण इलेक्ट्रॉन पे क्या करते हैं, गति के कारण, इलेक्ट्रॉन की गति के कारण अपकेंद्रीय बल लगता है, अपकेंद्रीय फोर्स लगता है। ठीक है भाई, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। अब देखो अगर ये दोनों बल, अब मैंने बताया कि न्यूक्लियस पे ये वाला और ये वाला यहाँ पे दो फोर्स लग रहे हैं, तो आपके अनुसार जब ये फोर्स लगे तो सर तो ये बात होनी चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में आके गिर जानी चाहिए, ऐसे तो वो क्लास में चक्कर ही नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे होगा क्या कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ये वाला जो फोर्स होता है अपकेंद्रीय फोर्स यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये क्या कर देता है, बराबर कर देता है। यानी मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे अगर मैं बोलना चाहूँ तो क्या बोलूँ कि अपकेंद्रीय बल जो है, अपकेंद्रीय बल, या मैं बोलूँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स के इक्वल हो जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स के इक्वल हो जाता है। जिस वजह से होता क्या है यहाँ पे क्या होगा, ये अपना काम आसानी से बराबर तरीके से कर रहे हैं। कैसे भाई, अरे भाई जब अट्रैक्शन होगा ही नहीं होगा, उसको ये वाला फोर्स क्या करेगा, बराबर कर देगा। मैंने आपको कल एक बातें बताई थी कुछ भाई, यहाँ पे शिल्डिंग इफेक्ट, जेड इफेक्टिव, ये सारी बातें यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगते हैं भाई। जेड इफेक्टिव और शिल्डिंग इफेक्ट से मतलब क्या है, शिल्डिंग इफेक्ट का मतलब ही ये होता है कि परिरक्षण प्रभाव जिसे अपन बोलते हैं। परिरक्षण प्रभाव का मतलब क्या है कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स है अंदर जाने से बच जाते हैं। कैसे कि ये अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं या तो वो इसकी रक्षा करेंगे या इसके साथ वाला इलेक्ट्रॉन इसकी क्या कर लेगा, रक्षा कर लेगा। उस इफेक्ट को बोलते हैं शिल्डिंग इफेक्ट। ठीक है, सेकेंड मैं बात कर रहा था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर होता है अट्रैक्शन फोर्स के, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर अट्रैक्शन फोर्स के बराबर कैसे होता है कि फोर्स जो होता है वो क्या होता है, मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि Q1 Q2 अपॉन R², ये होता है भाई फॉर्मूला। ये दोनों बल एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो Q1 तो यहाँ पे क्या होता है, नाभिक पे चार्ज यानी कि न्यूक्लियस पर चार्ज। ठीक है भाई, और Q2 जो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, Q2 का मतलब होगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। ठीक है भाई, इतनी बात समझ। आर यहाँ पे क्या है, रेडियस, यहाँ ये डिस्टेंस है यहाँ पे। ठीक है भाई,
तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ, न्यूक्लियस पे चार्ज तो मैंने माना क्या है भाई, न्यूक्लियस पे चार्ज मैंने यहाँ पे मान लिया क्या है Q1, तो यहाँ पे मैंने माना कि ZE है। अरे भाई ये जो न्यूक्लियस पे चार्ज जो मैंने माना उसको मान लिया मैंने ZE, ठीक है भाई ZE। और इसके अलावा अगर Q2 की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पर अगर मैं चार्ज की बात करता हूँ तो इलेक्ट्रॉन पे अपन को पता है भाई एक चीज़ कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होता है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है, और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है +1.6 इंटू 10 की पावर -9 चार्ज होता है, 9 है ना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये तो पॉजिटिव में लिया है भाई इस पे चार्ज तो, लेकिन इस पे मैं क्या लूँगा नेगेटिव में, तो यहाँ पे मैंने क्या माना -E चार्ज माने लिया। अब जब मैं ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा, ठीक है भाई, अब मैं जब यहाँ वाली ये वैल्यू पुट करूँ क्या लिख सकता हूँ भाई, के बराबर क्या लिख सकता हूँ ZE -E/r² होता है, और फोर्स अपन को पता है क्या होता है भाई mv²/r के बराबर होता है। फोर्स क्या होता है यहाँ पे mv²/r, तो यहाँ पे क्या हो गया भाई mv²/r मैंने यहाँ पे रख दी। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये के जो होता है कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है, CGS पर, ठीक है भाई, तो 1 होता है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ -ZE²/r² बराबर किसके होंगे mv²/r के, mv²/r के बराबर होगी। इतनी बात समझ में आ गई हो गई भाई आपको, ये कल मैंने बता भी दिया था, आज फिर से एक बार मैंने बता दिया आपको -Z²/r², ये दोनों फोर्स क्या हुए एक दूसरे के बराबर माने जाते हैं। इस वजह से क्या होता है यहाँ पे दो बातें जो मैंने बताई वो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी ये अपने सेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा पाएंगे, अगर भाई साहब अट्रैक्शन हुआ तो यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करेंगे बराबर काम नहीं करेंगे, तो इस हिसाब से तो फिर ये जो न्यूक्लियस है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और फिर स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगी। तो ऐसे अपन देखते हैं भाई इसके अंदर, ये मैंने आपको बात बताई है। अब देखो यहाँ पे होगा क्या नेक्स्ट, अगर मैं बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए चल रही है भाई, बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए चल रही है। दो बातें मैंने आपको बताई, पहली बात हो गई थी अपनी क्या कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, ये कक्ष स्थायी कक्ष कहलाते हैं, और इन कक्ष को में चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निश्चित बनी रहती है। सेकंड मैंने क्या बोला कि कक्ष में चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन पर दो प्रकार के बल कार्यरत होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, जो एक दूसरे के क्या होते हैं बराबर। तो इस वजह से यहाँ पे जो सेकंड बात है वो अपनी बोर का हाइड्रोजन एटम के लिए सही हुआ। अब बात करूंगा मैं थर्ड, यहाँ पे थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूंगा तो वो देखना भाई क्या है, देखिएगा भाई एक एक बात अच्छे से। बोर का जो हाइड्रोजन एटम का जो थ्योरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, ठीक है भाई, क्वांटम इसी पे आधारित है ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं थर्ड अगर बात करूंगा तो जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं उनका कोणीय संवेग जो होता है भाई, इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्कर लगा सकता है तो उनमें क्या होता है कि उनका कोणीय संवेग जो होता है, इलेक्ट्रॉन अगर मैं बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन जो है उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगा सकता है जिनका कोणीय संवेग क्या हो h/2π हो, जिनका कोणीय संवेग क्या हो h/2π। अब देखो भाई h/2π से क्या मतलब है, यहाँ पे मैं बोलूँगा कि mv/r बराबर होता है nh/2π। कैसे देखिए भाई, क्योंकि ये जो नियम का फॉलो करेगा, इस नियम को h/2π का पूर्ण गुणज का मतलब होता है कि कोणीय संवेग h/2π के पूर्ण गुणज होना चाहिए, उसी कक्षा में वो क्या करेगा चक्कर लगाएगा। तो यहाँ पे m तो क्या होगा कि मास होगा, ठीक है भाई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। m का मतलब क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे v का क्या मतलब है भाई, यहाँ पे v का है इलेक्ट्रॉन का वेग या वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का वेग, ठीक है भाई। इसके अलावा n की अगर मैं बात करूँ तो n यहाँ पे क्या हो सकता है
n बराबर यहाँ पे 1 2 3 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है भाई। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ z की, तो z क्या हो, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या है। z जो है नाभिक जो है, न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या। ठीक है भाई, प्रोटॉन की संख्या को बताता है। r जो है इलेक्ट्रॉन कक्ष की त्रिज्या को बताता है। r जो इलेक्ट्रॉन कक्ष में त्रिज्या या रेडियस को बताता है भाई। ठीक है, तो ये बातें आप नोट कर लीजिएगा, ये बातें आप नोट कर लीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगा सकता है जहां कोणीय संवेग h/2π के पूर्ण गुणज हो। तो यहाँ पे जब ये वैल्यू लिखेंगे अपन, हाइड्रोजन के लिए n की वैल्यू 1 होगी, z की वैल्यू 1 होगी। तो जब ये वैल्यू पुट करूँगा, यहाँ पे मास कितना होगा इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का मास लिखना है। और एक बात तो बता दूँ, इलेक्ट्रॉन का जो वो होता है मास, वो होता है 1.6 × 10⁻⁹। ठीक है भाई, ये चार्ज होता है नेगेटिव पॉजिटिव में आते ही, और यहाँ पे ये होता है इसका मास, इलेक्ट्रॉन पे मास की बात करूंगा भाई। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। थर्ड क्या है नियम अपना, इलेक्ट्रॉन पर कोणीय संवेग का पूर्ण गुणज होना चाहिए, तभी उन्हीं कक्षाओं में वो चक्कर लगा पाएगा भाई, उन्हीं कक्षाओं में क्या कर पाएगा, चक्कर लगा पाएगा। तो ये थर्ड पॉइंट जो है बोर का, वो लिख लो भाई कि जो इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगा सकता है जिनमें क्या हो, कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। और ये क्या होता है, कोई फॉर्मूला है mvr बराबर nh/2π। ठीक है भाई। नेक्स्ट अगर मैं फोर्थ, अब देखेंगे फोर्थ क्या होगा भाई। देखो यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ पे फोर्थ नियम क्या होगा अपने पास, वो देखते हैं। देखो भाई, अब फोर्थ नियम क्या है अपना, वो देखते हैं। ठीक है भाई, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं में चक्कर लगा रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे चक्कर लगा रहे होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन या फोर्थ नियम क्या बोलेगा बोर्स का कि फोर्थ जो पॉइंट होगा वो क्या है, फोर्थ पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रॉन का अवशोषण और उत्सर्जन होता है। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं अपना, इलेक्ट्रॉनों का अवशोषण के अलावा उत्सर्जन केवल इसी स्थिति में करता है जब एक स्थायी कक्षक से दूसरे स्थायी कक्षक में क्या हो रहा हो, ट्रांजिशन हो रहा। मतलब कि जब कोई यहाँ पे अवशोषण और उत्सर्जन से क्या मतलब है भाई, देखो मैंने बताया था कि जब यहाँ से यहाँ जाता है फोटोन एब्जॉर्ब करता है तो वो तो होता है अवशोषण, और ये होता है उत्सर्जन। यहाँ पे क्या करता है, फोटोन का रिलीज करता है फोटोन को। तो यहाँ पे होता क्या है कि ये क्या बोलना चाहता है कि इलेक्ट्रॉन अवशोषण और उसके अलावा उत्सर्जन केवल एक ही कंडीशन में करते हैं जब क्या हो, एक स्थायी स्टेट या एक स्थायी कक्षक से दूसरे स्थायी कक्षक में क्या हो, ट्रांजिशन हो रहा हो। क्या हो, एक स्थायी कक्षक से दूसरे स्थायी कक्षक के मध्य क्या हो, संक्रमण या ट्रांजिशन हो रहा हो। ठीक है भाई, अब वो कैसे, देखिए भाई, मैंने माना कि कोई n1, ठीक है भाई, n1 मैंने क्या माना इलेक्ट्रॉन जो है वो स्थायी कक्षक क्या है, माना इलेक्ट्रॉन की जो स्थायी कक्षा है। ठीक है भाई, स्थायी कक्षा जो है वो क्या है, n1 है एक। दूसरे की अगर मैं मानूं और n2 है, एक इलेक्ट्रॉन की जो स्थायी कक्षा है n1 है और एक क्या है, n2 है। तो इनके मध्य क्या होगा भाई, इनके मध्य ट्रांजिशन होगा। इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन द्वारा क्या होगा, अवशोषित या उत्सर्जित एनर्जी क्या होगी भाई, डेल E बराबर डेल E2 माइनस डेल E1 हो सकती है भाई, ये होगी भाई। या मैं इसको ऐसे लिख दूं, डेल E n1 n2, ये भी लिख सकते हो भाई आप।
ये क्या लिखा मैंने, एनर्जी, माना एक स्थायी कक्षक N1 और N2 के बीच क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है, और संक्रमण होने के बाद क्या होता है भाई, संक्रमण होना है। इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन जो अवशोषित और उत्सर्जित एनर्जी है उसका फॉर्मूला डायल E बराबर N E2 माइनस E1 E2 N2 माइनस N1 कर सकते हैं। तो ये तो क्या है, एनर्जी ऑफ N2 ऑर्बिटल, ये तो क्या होगी, एनर्जी ऑफ N2 ऑर्बिटल, और ये क्या होगी, एनर्जी ऑफ N1 ऑर्बिटल। ठीक है भाई, दो बातें हैं यहाँ पे। मैंने क्या बोला कि जब कोई ट्रांजिशन हो रहा है, समझ रहे मेरी बात, एक स्थायी कक्षा से दूसरी स्थायी कक्षा के अंदर, यहाँ से यहाँ मान लो ट्रांजिशन हो रहा है, तो वहाँ पे कंडीशन क्या होगी, जो उत्सर्जित और अवशोषित जो एनर्जी है डायल E वो किसके बराबर होगी, En2 माइनस En1, एनर्जी ऑफ N2 ऑर्बिटल माइनस एनर्जी ऑफ N1 ऑर्बिटल के बराबर होगी। इस प्रकार उत्सर्जित व अवशोषित ऊर्जा विकिरणें जो होंगी वो क्या होगी, इसके रूप में उत्सर्जित विकिरणें होंगी। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई होगी भाई आपको। देखिए भाई, फोर्थ पॉइंट की अपन ने बात करी। अपन ने अब तक क्या देखिए, 4 पॉइंट डिस्कस करें भाई। पहला पॉइंट क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है भाई, अपनी वर्ताकार कक्षाओं में क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, जहाँ एनर्जी क्या, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होती है, निश्चित होती है। सेकंड मैंने यहाँ पे बताया था कि भाई साहब जहाँ यहाँ क्या होता है, यहाँ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाने के दौरान दो प्रकार के बल जो होते हैं वो जनरेट होते हैं, जो एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं। थर्ड मैंने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगा सकता है जहाँ पे कोणीय संवेग h/2π का क्या हो, पूर्ण गुणज होता है भाई, पूर्ण गुणज होता है। फिर फोर्थ पॉइंट अपन ने क्या देखा, माना इलेक्ट्रॉन की स्थायी कक्षा N1 से N2 में ट्रांजिशन हो रहा है, तो वहाँ पे जो अवशोषित और उत्सर्जित एनर्जी होगी डायल E वो क्या होगी, एनर्जी ऑफ N2 ऑर्बिटल एनर्जी ऑफ N1 ऑर्बिटल के बराबर होगी। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ यहाँ पे, नेक्स्ट चलते हैं भाई अपन यहाँ पे पॉइंट 5, पॉइंट नंबर 5 देखिए क्या होता है भाई। यहाँ पे पॉइंट 5 क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन के वेग की जो त्रिज्या होती है, कक्षा की जो त्रिज्या होती है, ठीक है भाई। यहाँ पे पॉइंट अगर 5 की मैं बात करूँ तो ये क्या बोलता है, समझना मेरी बात। पॉइंट 5 बोलता है कि बोर का सिद्धांत जो था वो क्या करता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का वेग, उसकी त्रिज्या और मास के बारे में बताता है अपन को। तो वहाँ पे एक फॉर्मूला ड्राइव होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि R बराबर जो होता है, यानी कि यहाँ पे त्रिज्या से मतलब है R क्या है यहाँ पे, रेडियस, और यहाँ पे जो होता है क्या, वो क्या होता है N स्क्वायर H स्क्वायर 4π स्क्वायर, ठीक है भाई, 4π स्क्वायर ME स्क्वायर Z, ये कोई फॉर्मूला है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है पॉइंट 5 कि बोर सिद्धांत के आधार पर इलेक्ट्रॉन के वेग, उसके कक्ष की त्रिज्या m, उसकी ऊर्जा की गणना की जा सकती है। उसकी त्रिज्या और उसकी वेग, उस कक्षा की त्रिज्या और उसकी ऊर्जा की गणना करी जा सकती है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला है अपने पास। इसको और मैं कैसे लिख सकता हूँ कि जब R बराबर में इसको एक और लिख सकता हूँ पॉइंट यहाँ पे 0 पॉइंट, यहाँ पे जब मैं इसको सोल्व करता हूँ 0.529 N स्क्वायर Z स्क्वायर, ऐसा एक फॉर्मूला और आता है। ये आता है भाई जब इसको सोल्व करते हैं, और ये आता है एंगस्ट्रॉम के अंदर, ठीक है भाई, इस वाले फॉर्मूले से। इसके अलावा जब वेग की मैं बात करूँगा, वेग वेलोसिटी की v बराबर, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला आता है, एक आता है 2π e स्क्वायर Z अपॉन n इंटू h। तो जब इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पे फॉर्मूला आता है
2.188 इंटू 2.188 इंटू 10 की पावर 10 Z/n सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स में आता है। ये क्या आता है? वेलोसिटी या वेग का फॉर्मूला आता है। क्या क्या देखा आपने? एक यहाँ पे रेडियस का फॉर्मूला आया, त्रिज्या का, फिर वेग का, ये वेग के फॉर्मूले हैं। अब अपन एनर्जी का फॉर्मूला की और बात कर लेते हैं भाई। यहाँ पे एक एनर्जी का और फॉर्मूला आता है भाई बोर के अकॉर्डिंग। वो क्या होता है? वो होता है E बराबर -2π² m E⁴ Z² ये फॉर्मूला एनर्जी का। इसको जब सोल्व करते हैं तो ये एक आता है -13.6 इंटू Z² ठीक है भाई। ये कोई फॉर्मूला आता है। ये किस में आता है भाई? इलेक्ट्रोवोल्ट में आता है, इलेक्ट्रोवोल्ट में। तो ये तीन फॉर्मूले हैं, एक, ये दो और ये तीन। ये तीनों क्या बताता है? बोर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं की रेडियाई निकालने का, वेग निकालने का इलेक्ट्रॉनों का, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के द्वारा अवशोषित और उत्सर्जित जो एनर्जी है उसको निकालने का यहाँ पे क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है भाई। तो ये तीनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं भाई। इसके अलावा आपके बीसी में इसको डायरेक्ट करके आना है। जब बोर यहाँ पे जब आपके पास बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए पूछे तो ये सारे 5 के 5 पॉइंट आपको लिखे आने हैं भाई। 5 के 5 पॉइंट आपको लिखे आने हैं। तो ये बातें मैंने आपको बता दी है भाई। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट अगर मैं बात करूँगा तो नेक्स्ट टॉपिक की क्या बात करूँगा, वो क्या है? बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम अपन ने डिस्कस किया। यहाँ पे 5 पॉइंट देखिए और पाँचों के पाँचों भाई आपको कर क्या आने, अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाए बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम को समझाइए, तो बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम में ये 5 की 5 बातें आपको लिख के आना है भाई। 5 की 5 अगर बातें लिखे होगे भाई, पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे आपको। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे किसकी भाई, अगर मैं नेक्स्ट यहाँ पे बात करूँ बोर थ्योरी जो थी हाइड्रोजन एटम के लिए, उसकी लिमिट या कमियों की अगर बात करें, कमियां क्या रही इसके अंदर वो देखते हैं। ठीक है भाई, तो कमियां जो रही वो क्या है वो देखते हैं। तो पहली कमी तो बोर ने क्या था, बोर का जो नियम है वो केवल हाइड्रोजन एटम पे लागू होता है भाई। अगर मैं इसकी कमी या लिमिटेशन की बात करूंगा, कमियों की बात, हाँ ठीक है भाई, तो यहाँ पे पहली बात तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो ये बोर थ्योरी थी वो किसके लिए वो लागू होती है, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन या वन इलेक्ट्रॉन जिसमें प्रेजेंट होता है उस पे ही अप्लाई होती है भाई। यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन या ये सिद्धांत केवल हाइड्रोजन या वन इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु पर ही लागू होती है। साथ ही साथ दूसरी अगर मैं बात करना चाहूँगा तो यहाँ पे क्या बोलूँगा भाई, जो हाइड्रोजन एटम है अपन को क्या है कि हाइड्रोजन जो एटम है उसमें क्या होता है भाई, बोर थ्योरी प्रेजेंट होती है। और बोर थ्योरी अपन को पता है कि जहाँ यहाँ पे अपन को लाइंस मिलती है, ट्रांजिशंस होते थे भाई, ट्रांजिशंस होते हैं, यानी n बराबर 0, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3। तो यहाँ पे कुछ ऐसे ट्रांजिशंस अपन को देखने को मिलते हैं भाई, यहाँ पे ऐसे कुछ ट्रांजिशन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ किसकी, लाइमन, बामर, पाश्चन, ये मिलती है भाई, लाइमन, बामर, पाश्चन, ये 2-3 लाइंस और मिलती है अपन को यहाँ पे। तो ये जो लाइंस मिलती है लाइमन, बामर, पाश्चन इत्यादि जो लाइनें मिलती है, यहाँ पे क्या होता है कि हाइड्रोजन एटम की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे बोर्स के अकॉर्डिंग ये लाइनें जो अपन को मिलती है भाई, यहाँ पे जो लाइनें अपन को मिली है वो लाइनें क्या होती है, सिंगल लाइन होती है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता भाई, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। क्यों?
क्यों जब आप इन लाइनों को आप माइक्रोस्कोप के द्वारा देखते हो तो यहाँ पे क्या होता है, ये लाइनें जो होती है अनेकों लाइनों से मिलकर बनी होती है, छोटी छोटी अनेकों लाइन से मिलकर के क्या होती है, बनी होती है भाई। इस वजह से ये क्या करता है, इस थियोरी को समझा नहीं पाता है कि किस वजह से यहाँ पे ये लाइनें हैं, छोटी छोटी लाइनों की वजह से दिखती है अपन को ट्रांजिशन से दिखते हैं। तो अपन इसमें थर्ड जो बात है, सेकंड जो बात है, क्या लिख सकते हैं, इस सिद्धांत में हाइड्रोजन एटम में पाए जाने वाले विभिन्न ट्रांजिशंस, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को समझाया जा सकता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की प्रत्येक रेखा एक इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण को प्रदर्शित करती है। इस प्रकार हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइमन, बामन, पाशन इत्यादि जो श्रेणियां होती है, इन रेखाओं में ऊर्जा की गणना बोर द्वारा सफलतापूर्वक की जा सकती है। किंतु यदि स्पेक्ट्रम की प्रत्येक रेखा को किसी माइक्रोस्कोप की सहायता से यहाँ पे देखा जाता है तो प्रत्येक रेखा अपने आप में कई अनेक रेखाओं से मिलकर बनी होती है। इसे बोर सिद्धांत स्पष्ट नहीं कर पाया। ये वाली बात जो बोर क्या कर पाया, स्पष्ट नहीं कर पाया। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो भाई साहब एक बात और है यहाँ पे, थर्ड जो पॉइंट है वो क्या है कि जब मैं हाइड्रोजन एटम जो है उसका में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहे हैं, तो यहाँ पे अगर इस स्पेक्ट्रम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो लाइनें आती है, ऐसी लाइनें आई अपने पास, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 1/2 और प्लस 1/2 माइनस 1/2 और प्लस 1/2। तो यहाँ पे जो ये लाइंस होती है, अगर मैं इनकी बात करूँ, जब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रख दूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रख दूँ, तो यहाँ पे होता क्या है, ये लाइनें जो है और अनेक लाइनों में डिवाइड हो जाती है, बट जाती है। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या बोल सकता हूँ कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की प्रत्येक रेखा चुंबकीय क्षेत्र, ये वाली जो प्रत्येक रेखा है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है भाई, या इलेक्ट्रिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड की उपस्थिति में कई भागों में बट जाती है, जिसे क्रमशः जीमान स्टार्क प्रभाव कहते हैं। जी भाई, इसको जीमान इफेक्ट कहते हैं, जीमान स्टार्क इफेक्ट कहते हैं, यानी कि अनेकों लाइनों में बट जाती है। यहाँ पे क्या होती है, लाइनें जो होती है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की, जिसमें क्या होगी, अनेकों लाइनों में बट जाएगी, उस इफेक्ट को बोलते हैं जीमान स्टार्क इफेक्ट। इन प्रभावों को भी बोर सिद्धांत नहीं समझाता, ठीक है भाई। ये कुछ 3 कमियां मैंने आपको बताई है भाई डिटेल से। पहली कमी क्या बताई मैंने कि जो ये केवल क्या होता है, हाइड्रोजन एटम या एक इलेक्ट्रॉन के लिए ही लागू होता है। पहली बात तो ये एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु पे या हाइड्रोजन पे ये नियम लागू होता है। सेकंड अगर मैं बात करूँ, जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा आया अपने पास, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में क्या हो रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हो रहे थे, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को तो वो सफलतापूर्वक बोर समझा देता है। और यहाँ पे जो लाइन मिली, एक एक लाइन जो मिलती है, लाइमन, बामर, पाइशन, हुन, फ्रैकेट्स, ये जो लाइनें मिलती है सिंगल, उनको भी आसानी से समझा देता है। लेकिन जब इन लाइन्स को अपन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखते हैं तो वहाँ पे होता है क्या है, ये लाइन जो है छोटी छोटी अनेकों लाइनों से मिलकर बनी होती है। तो यहाँ पे जो छोटी छोटी अनेकों लाइनें से मिलकर बनी, इस बात को क्या करता है भाई, बोर जो होता है वो स्पष्ट नहीं कर पाया। थर्ड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि जब किसी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की लाइन को अपन किस में रख दे, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, तो वहाँ पे वो अनेकों लाइनों में स्प्लिट हो जाती है। इस प्रभाव को बोलते हैं जीमान स्टार्क इफेक्ट। इस प्रभाव को अपन क्या बोलते हैं, जीमान स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं भाई। तो ये सारी बातें, और इस बात को भी ये समझा नहीं पाया। तो ये 3 जो बातें हैं वो क्या थी, उसकी कमियां थी भाई। तो ये बातें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए भाई, अच्छे से पता होनी चाहिए। मैंने जो 3 बातें बताई हैं, तीनों बातों को डिटेल में अच्छे से पता होना चाहिए भाई आपको। नेक्स्ट अगर मैं चलूँगा अपने टॉपिक पे, तो वो क्या है भाई, देखते हैं। ठीक है भाई, ठीक है। देखिए भाई, अब अगले टॉपिक पे चलते हैं अपन। ये अच्छे से समझ आ गया होगा भाई आपको।
बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या होता है बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। अरे मैंने बताई भाई बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम न्यूक्लियस, एक बार अच्छे से देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है भाई। तो ये मैंने बातें बताई आपको, इसको बोर थ्योरी ऑफ को में मैंने 5 बातें बताई भाई, 5 बातें आपको पता होनी चाहिए। पहली बात, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या करता है, अपनी वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है और वो स्थायी ऊर्जा वाले कक्षक होते हैं। सेकंड मैंने बात बताई कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नाभिक के चारों ओर जो चक्कर लगा रहे हैं वो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं भाई, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच जब चक्कर लगा रहे होते हैं तो 2 प्रकार के फोर्स जनरेट हो जाते हैं। उनको क्या क्या बोला था अपन ने, विकेंद्रीय बल और अट्रैक्शन फोर्स। तो वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। इस वजह से वहाँ पे क्या होता है भाई, वहाँ पे होता क्या है, वहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो है वो अपन ने देखा था फोर्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, के Q1 Q2 और आर स्क्वायर की। फिर मैंने सोल्व करके बताया था भाई ये वाली बात इसके बराबर होता है। थर्ड मैंने वहाँ पे एक बात और बताई थी, थर्ड बात क्या थी कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कक्षाओं में चक्कर के दौरान कोणीय संवेग का h/2π का पूर्ण गुणज होना चाहिए। फिर मैंने फोर्थ बात बताई, जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ट्रांजिशंस के करते हैं, ट्रांजिशन के दौरान वहाँ पे जो सेम स्थायी एनर्जी वाले कक्षक होते हैं उनमें होता है कैसे, इलेक्ट्रॉन जो है उनकी एनर्जी डेल ई बराबर मैंने बताई थी En2 माइनस En1 ऑर्बिटल ऑफ N2, एनर्जी ऑफ N2 ऑर्बिटल, एनर्जी ऑफ N1 ऑर्बिटल। फिर मैंने एक बात और बताई यहाँ पे नंबर 5 बात बताई थी कि भाई इलेक्ट्रॉन की रेडियाई, वो वेग और यहाँ पे एनर्जी के 3 फॉर्मूले बताए थे, उनसे अपन क्या करते, बोर के अकॉर्डिंग अपन इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे बोर थ्योरी की कमियाँ बताई भाई। तो एक एक बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए भाई। 5 नंबर का क्वेश्चन आए, 5 के 5 ले लो भाई आप। देखिए भाई, देखिए भाई यहाँ पे नंबर 5 की अगर मैं बात करूँगा, नंबर 5 की अगर मैं बात करूँगा यहाँ पे, सॉरी 5 क्या, नेक्स्ट टॉपिक की अगर मैं बात करूँगा यहाँ पे, देखिए क्या है नेक्स्ट टॉपिक है अपना डी ब्रोगली थ्योरी। डी ब्रोगली, ब्रोगली ये होती क्या है भाई, दी ब्रोगली थ्योरी। डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो अपना क्या होता है भाई, पदार्थ का प्रत्येक कण जो होता है वो तरंग के रूप में बिहेव करता है। और भाई साहब यहाँ पे एक बात और आती है, तरंग की द्वैत प्रकृति, ठीक है भाई, वो भी दे ब्रोगली ने दी थी कि जो भी कोई भी पदार्थ है वो क्या करता है, या तो तरंग के रूप में बिहेव करता है, तरंग के रूप में, और या पार्टिकल्स कण के रूप में बिहेव करता है। तो उस इफेक्ट को बोलते हैं अपन द्वैत प्रकृति। पदार्थ की क्या बोलते हैं, द्वैत प्रकृति, द्वैत प्रकृति। ये बात आपको छोटी क्लास में देखने को मिली होगी भाई। अभी यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि जो कोई भी पदार्थ है वो क्या करता है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, कि जो कोई भी प्रत्येक जो पदार्थ है उसमें कण जो होता है वो क्या करता है, एक तरंग के रूप में बिहेव करता है। इतना पता होना चाहिए भाई, क्या करता है, तरंग के रूप में बिहेव करता है। तरंग के रूप में बिहेव कैसे, कि कोई भी वेव जो होती है, कण की कोई भी वेव वो यहाँ से स्टार्ट होती है और तरंग के रूप में चलती है भाई, तरंग के रूप में चलती है ऐसे, ठीक है भाई। तो यहाँ पे एक बात और बताई थी मैंने एक क्लास के अंदर, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में भी बताना होना चाहिए भाई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है,
कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जो मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसमें देखने को मिलता है। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया कि पदार्थ का प्रत्येक कण जो है, प्रत्येक कण जो है, पार्टिकल जो है किसके रूप में बिहेव करता है, वेव के रूप में बिहेव करता है। तो इस पर जो वेव के रूप में क्या करता है, तरंगिया के समान व्यवहार प्रदर्शित करेगा। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, जो पदार्थ से जो तरंग जुड़ी हुई है उसको बोलते हैं अपन क्या बोलेंगे भाई, द्रव्य तरंग बोलेंगे, द्रव्य तरंग बोलेंगे भाई। जो भी कण से जो भी लाइन, जो भी तरंग जुड़ी होती है उसको बोलते हैं द्रव्य लाइन। ठीक है भाई, द्रव्य लाइन। तो डी ब्रोगली के अनुसार द्रव्य तरंग का जो लैम्डा होता है, तरंग दैर्ध्य होता है, यानी कि डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली क्या लिखोगे आप, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली जो द्रव्य तरंग का तरंग दैर्ध्य होता है, द्रव्य तरंग का लैम्डा या तरंग दैर्ध्य की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे लैम्डा जो होता है भाई वो क्या होता है, h/mv के बराबर होता है। mv से मतलब h तो यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट होगा, m और v यहाँ पे मास और वेलोसिटी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी भाई, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली क्या होता है कि कोई भी पार्टिकल या कण है वो वेव के रूप में व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो जो उस वेव को अपन क्या बोलते हैं, जो वेव के रूप में व्यवहार प्रदर्शित करता है उसको बोलते हैं द्रव्य तरंग। क्या बोलते हैं भाई, द्रव्य तरंग। और वो द्रव्य तरंग क्या होती है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली लैम्डा बराबर होता है h/mv के। क्या होता है भाई, h/mv के बराबर होता है। तो अब अपन को पता है कि आइंस्टीन का एक नियम होता है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन के सापेक्षिक क्या होता है, आइंस्टीन यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, आइंस्टीन के सापेक्षिक रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, E बराबर mc²। इक्वेशन 1 दे दूं मैं इसको, इक्वेशन 1 दे दूं। लेकिन अपन ने एक बात और पढ़ी थी आई, प्लांक का नियम भी पढ़ा था अपन ने। क्या होता है, ये कोई वेव है उसके लिए अपन ने पढ़ा था एनर्जी जो होती है यहाँ पे क्या होती है, h/μ के बराबर होती है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि प्लांक जो था, प्लांक का क्वांटा सिद्धांत या क्या बोल सकते हैं, प्लांक अकॉर्डिंग टू प्लांक यहाँ पे क्या होता है, E बराबर h/μ। इतनी बात आपको पता है। इसको मैं लिख सकता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब जब मैं इसको और इसको बराबर रखूँ, इक्वेशन 1 एंड 2 को जब मैं इक्वल रखूँगा क्या आएगी भाई, mc² बराबर h। और तुम्हारे को पता है भाई म्यू बराबर क्या होता है, c/λ। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, mc² h c/λ। c से c को मैं क्या कर दूंगा भाई, यहाँ पे काट दूंगा। c से c को मैं यहाँ काट दूँ, अपने पास क्या बचा भाई, mc बराबर h/λ। अगर मैं लैम्डा को इधर ले जाऊँ तो लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा भाई, h/mc। अरे भाई इसको इधर भेज दूँ, इसको इधर भेज दूँ, तो ये क्या हुआ अपने पास, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला मिल गया। यानी कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली द्रव्य तरंग क्या है, सही बात है। यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे भाई, इन दोनों रूल्स के अकॉर्डिंग क्या है ये, वेलोसिटी ऑफ प्रकाश का वेग। तो यहाँ पे जब पदार्थ के लिए किसी कण के लिए वेग का मान मैं करूँगा v रखूँगा, इस c की जगह मैं क्या रखूँ, वेग के लिए अपन क्या कर सकते हैं, लैम्डा बराबर h/mv। तो ये और ये फॉर्मूला अपन को मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो ये था क्या, ये क्या था भाई अपने पास, डी ब्रोगली थ्योरी थी। डी ब्रोगली थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो कोई भी कण है या पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, तरंग के रूप में व्यवहार प्रदर्शित करते हैं भाई, तरंग के रूप में क्या करेंगे, बिहेव करेंगे।
तो तरंग के रूप में बिहेव से मतलब क्या है भाई? यहाँ पर तरंग के रूप में बिहेव से मतलब यह है कि वो तरंग के रूप में चलती हो, तरंग के रूप में चले, यानी कि उसे अपन क्या बोलेंगे? द्रव्य तरंग बोलेंगे। उस द्रव्य तरंग को अपन ने क्या किया? अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली वहाँ पे तरंग दैर्ध्य क्या हो सकती है? उस द्रव्य तरंग की क्या हो सकती है भाई? द्रव्य तरंग क्या होगी भाई? लैम्डा बराबर h/mv, और वहाँ पे अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन सापेक्षिक रूल के बराबर क्या होगा? E बराबर mc² होगा। और E बराबर mc² को मैंने इक्वेशन 1 दी। उसके बाद मैंने क्या किया? प्लांक, और प्लांक का क्या था भाई नियम? एनर्जी होती है वो hν के बराबर होती है। तो मैंने दोनों इक्वेशन को बराबर रखा। बराबर रखने पे मेरे क्या है भाई? E बराबर hν को मैंने इधर hν रखा, उधर mc² रखा। mc² बराबर hν, म्यू बराबर क्या होता है? c/λ, और mc² बराबर hc/λ। c से c को मैंने कट कर दिया। mc बराबर है h/λ, तो मैंने इधर लैम्डा को ऊपर ले गया, mc को नीचे लिया। यहाँ पे m क्या होता है? मास होता है। c क्या होता है? यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ? किसी पदार्थ के लिए, कण के लिए वेग का मान v हो, तो किसी पदार्थ के कण का वेग क्या हो? यहाँ पे v हो, तो वेलोसिटी तो है वेग, तो मैं v कर दूंगा। ये इक्वेशन अपने पास आ जाएगी भाई। इतनी बात समझ में आ गई हो गई भाई आप सभी को? इतनी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, अब इसके निष्कर्ष की बात करते हैं। ये तो क्या थी भाई अपने पास? कोई इक्वेशन आई और अपन ने कर दी। अब इसका निष्कर्ष क्या था? इस डी ब्रोगली थ्योरी का निष्कर्ष क्या था उसकी अपन बात करते हैं। कैसे? देखिए भाई, देखिए इसका निष्कर्ष क्या है। देखिए, तो आपने इस इक्वेशन में एक चीज नोट करी होगी भाई। निष्कर्ष में पहली बात अपन को क्या लिखनी है वो देखिए भाई। जो लैम्डा है यहाँ पे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। देखो भाई, ये जो है इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही तो है भाई। तो यहाँ पे पहली बात आप क्या लिख सकते हो कि जो इस समीकरण के अनुसार कण का जो लैम्डा तरंग दैर्ध्य है उसके द्रव्यमान m के एक दूसरे के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। यानी कि मास इंक्रीज होगा तो लैम्डा डिक्रीज होगा। ठीक है भाई, समझ रहे हो मेरी बात? तो इस कारण आगे इसमें क्या लिख सकते हैं अपन? इस कारण आप भारी द्रव्यमान वाले, जैसे ज़्यादा द्रव्यमान, अरे मतलब भाई साहब जितना ज़्यादा द्रव्यमान लैम्डा उतना ही कम, जितना लैम्डा ज़्यादा मास उतना ही कम। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ? जैसे पत्थर या गेंद ऐसे कुछ हो जिनके मास क्या हो? ज़्यादा हो, तो वहाँ पे क्या होगा? लैम्डा को मापना असंभव होगा, क्योंकि भाई साहब मास उनका तो क्या है? बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे मगर लैम्डा क्या करूँगा? कैलकुलेट नहीं कर पाऊँगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो उनका क्या होता है? मास क्या होता है भाई? बहुत कम होता है। तो यहाँ पे बहुत कम होने की बात, जैसे मैं लैम्डा यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? कैलकुलेट करता हूँ। तो इस कारण अपन क्या बोलते हैं कि सूक्ष्म कणों के लिए ही ये सिद्धांत क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है। पहली बात लिख लीजिएगा भाई, आप ये बातें लिख लीजिएगा कि इस नियम के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँगा, क्या बोला मैंने? अरे भाई इक्वेशन दे रखी है, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/m, यानी कि लैम्डा ज़्यादा m कम। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा? जो भारी द्रव्यमान वाले हैं जैसे गेंद या पत्थर, तो उनका लैम्डा कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है। जबकि यहाँ पर अपन क्या करेंगे? सूक्ष्म कण वाले जो पार्टिकल्स या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका अपन क्या कर सकते हैं? लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? यहाँ पे ये नियम सूक्ष्म कणों के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा दूसरी अगर मैं बात करूँ जूल 2 की, यानी कि निष्कर्ष अपन ने दूसरा क्या देखा यहाँ पे? इसके अनुसार जो स्थिर कण होते हैं, स्थिर कण यानी कि जो स्टेबल स्थिर कण जो होते हैं
उनकी जो v का मान जो होता है v बराबर 0 होता है, यानी कि v क्या होता है भाई 0 होता है। तो तरंगदैर्ध्य का मान यहाँ पे क्या होगा, लैम्डा का मान जो होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट होता है भाई। लैम्डा का मान क्या हो जाता है, स्थिर, कोई लिख सकते हो स्थिर कण के लिए v का मान, वेलोसिटी का मान यहाँ पे 0 है, तो वहाँ पे लैम्डा जो होगा अनिर्धारित या अनंत बोल सकते हैं अपन। यहाँ पे लैम्डा क्या होगा, अनंत, इनफाइनाइट होगा। दूसरी बातें मैंने आपको बताई। अगर क्या बोला मैंने, 2 नियम बताए भाई, 2 निष्कर्ष बताए मैंने इसके। देखो भाई 2 नियम या 2 निष्कर्ष बता दिए मैंने इसके, इक्वेशन के हिसाब से कर सकते हो। पहली बात, पहला क्या था भाई, जो लैम्डा होता है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो जैसे मास इंक्रीज करूंगा लैम्डा डिक्रीज हो जाएगा। तो भारी जो पत्थर, समझ रहे हो भाई, पत्थर या गेंद, कुछ भी जो भारी है उनके लिए मास क्या होता है भाई, ज़्यादा होगा। ज़्यादा होगा तो वहाँ पे लैम्डा को कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, यानी कि लैम्डा अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स, पार्टिकल्स, कण, ये जो होते हैं इनका मास क्या होता है भाई, कम। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, लैम्डा कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, ये नियम सूक्ष्म कणों के लिए महत्वपूर्ण है। अब देखो सेकंड बात क्या है, सेकंड अपन को क्या निष्कर्ष मिला कि जो अगर स्थिर कण, कोई स्थिर कण है, स्थिर कण का मतलब है कि जिनका वेग क्या है भाई 0, वेग क्या है 0, तो उस स्थिति में जो लैम्डा है वो या तो अनिर्धारित हो या इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि अपन को पता ही नहीं चलेगा उसका। अपन क्या करेंगे, कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे भाई, वे अपन क्या करेंगे, कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर वेग यहाँ से मैंने 0 कर दिया तो ये 0 हो जाएगा, ओवरऑल 0 ही आएगा, तो वहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगा भाई। क्योंकि यहाँ पे अगर h में आप 0 का भाग दोगे तो इनफाइनाइट आएगी। थर्ड, अगर मैं यहाँ पे निष्कर्ष की बात करूँ तो थर्ड निष्कर्ष क्या है कि तरंगदैर्ध्य का मान उसके कण की प्रकृति और उसके आवेश पर निर्भर करता है। थर्ड, अगर मैं बात करूँ तो कण की जो प्रकृति होगी उसका नेचर कैसा है, और प्रकृति एंड आवेश पर क्या होगा, निर्भर होगा। थर्ड पॉइंट क्या होगा, थर्ड पॉइंट यह बोलता है कि तरंगदैर्ध्य का मान उसके कण की प्रकृति एवं उसके आवेश पर निर्भर होता है या निर्भर करता। फोर्थ, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ध्रुवीय तरंगे जो होती है, ध्रुवीय तरंगे जो होती है विद्युत चुंबकीय तरंगों के समान नहीं होते, इसके विपरीत में प्रायिकता तरंगे कहलाती है। फोर्थ पॉइंट अगर लिखना चाहो तो क्या लिखोगे भाई, जो ध्रुवीय तरंगे, क्या लिखोगे भाई, फोर्थ अगर मैं बताऊं यहाँ पे तो क्या लिखोगे कि ध्रुवीय तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों के समान नहीं होते, इसके विपरीत प्रायिकता तरंगे कहलाती है। जब ये ध्रुवीय तरंगे, अगर विद्युत ध्रुवीय तरंगे जो हैं विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विद्युत चुंबकीय तरंगों के समान नहीं हो, समान क्या हो, नहीं हो, तो यहाँ पे होता क्या है, जब ये तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों के समान नहीं हो तो वहाँ पे उसको बोलते हैं प्रायिकता तरंगे। तो ये 4 बातें यहाँ पे क्या है, निष्कर्ष बताती है भाई इसका डी ब्रोगली का, यानी कि जब विद्युत तरंगे चुंबकीय, ध्रुवीय तरंगे चुंबकीय तरंगों के विद्युत चुंबकीय तरंगों के समान नहीं होते तो इनके विपरीत में ये प्रायिकता तरंगे कहलाती है। तो ये 4 बातें मैंने आपको यहाँ पे निष्कर्ष के रूप में बता दी है भाई। तो डी ब्रोगली का सिद्धांत क्या था ये देखा अपन ने, और इसके निष्कर्ष देखे, इसकी थ्योरी देखी। अब इसमें अपन नेक्स्ट टॉपिक क्या करेंगे, डी ब्रोगली सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन कैसे करते हैं। डी ब्रोगली का प्रायोगिक सत्यापन देखेंगे भाई, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्लास के अंदर
उसको डिस्कस करेंगे अपन। लेकिन थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे देता हूँ मैं कि जो डे ब्रोगली सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन की अगर मैं बात करूँगा यहाँ पे, तो प्रायोगिक सत्यापन से मतलब क्या है, प्रायोगिक सत्यापन से मतलब क्या है, देखो भाई। हाँ भाई, प्रायोगिक सत्यापन से क्या मतलब होगा भाई, यहाँ पे कि जो जर्मन और डेविस नाम के दो साइंटिस्ट थे, यहाँ पे जर्मन और डेविस नाम के दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बताया कि इसका प्रायोगिक सत्यापन क्या, ठीक है भाई। तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था कि 1/2 mv² बराबर ev इलेक्ट्रोवोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेविस और जर्मन की विधि के द्वारा किया गया, एक इलेक्ट्रॉन विभवांतर v से त्वरित किया जाता है। इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, ev के बराबर होता है। यदि इलेक्ट्रॉन का वेग v हो तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा जो होती है 1/2 mv² बराबर ev होती है। ये अपन आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे भाई। आज मैंने आपको क्या बताया भाई, क्या बताया, पहली बात बताओ मेरे को, प्रकाश विद्युत प्रभाव तो अपन पहले देख लिया। आज अपन ने देखी डी ब्रोगली सिद्धांत, और उसके पहले देखा अपन ने बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम अपन ने डिस्कस किया। बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन में अपन ने 4 बातें देखी, 5 बातें देखी थी भाई, ठीक है भाई। उसके बाद में क्या देखा, बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम के बाद अपन ने क्या देखा, उसमें कमियां देखी, उसकी क्या क्या कमियां रही है वो देखी। उसके अलावा फिर अपन ने क्या देखा, उसके अलावा फिर अपन ने देखा कि वहाँ पे उसकी कमियां देखी। फिर अपन ने देखा डी ब्रोगली थ्योरी क्या थी। डी ब्रोगली थ्योरी के अकॉर्डिंग मैंने एक इक्वेशन ड्रॉ करी, यहाँ पे लैम्डा बराबर h/mv, जहाँ लैम्डा की फिर मैंने निष्कर्ष बताए 3 बातें निष्कर्ष बताए, यहाँ पे 3-4 निष्कर्ष बताए कि लैम्डा ज़्यादा मास कम, तो ये क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। उसके बाद में मैंने नेक्स्ट जो टॉपिक होगा अपना होगा डी ब्रोगली थ्योरी, ठीक है भाई। डी ब्रोगली थ्योरी अपन ने कैलकुलेट करी थी, डी ब्रोगली का फिर अपन देखेंगे सत्यापन। अब प्रायोगिक सत्यापन क्या होता है वो इक्वेशन से अपन निकाल कर वहाँ पे सारी बातें डिस्कस करेंगे भाई। ये सारी बातें अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। डी ब्रोगली का प्रायोगिक सत्यापन क्या होता है और कैसे होता है। आज के लिए इतना ही होगा भाई, आज के लिए इतना ही होगा। थैंक यू सो मच। अपन क्या देख रहे थे भाई, यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स की बातें कर रहे थे भाई। और क्वांटम मैकेनिक्स में अपन ने क्या देखा था भाई, आज क्या देखा था, डी ब्रोगली और जो हाइड्रोजन एटम हो उसके लिए बोर्स मॉडल अपन ने पढ़ा था भाई। तो डी ब्रोगली क्या था भाई, क्या था, मैंने एक इक्वेशन ड्राइव करी थी डी ब्रोगली के लिए, लैम्डा बराबर h/mv, मास और वेलोसिटी लैम्डा की क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। फिर निष्कर्ष करा था अपन ने, निष्कर्ष देखे थे भाई, 4 बातें देखी थी वहाँ पे, 4 बातें अपन ने डिस्कस करी थी भाई। तो अब मैंने क्या बोला था, मैं नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे क्या ला रहा हूँ आपके पास, जो डी ब्रोगली है उसका प्रायोगिक सत्यापन। डी ब्रोगली का जो प्रायोगिक सत्यापन है वो क्या है, डी ब्रोगली का प्रायोगिक सत्यापन, एक्सपेरिमेंटल सत्यापन क्या है भाई, ठीक है भाई। तो वो बात करेंगे। अब प्रायोगिक सत्यापन से मतलब क्या है कि ये जो विधि थी वो किसने दी थी, डेविसन और जर्मन विधि द्वारा किया जाता है। इसको डेविसन और जर्मन विधि द्वारा किया जाता है। माना एक इलेक्ट्रॉन का विभवांतर v से त्वरित किया जाता है। इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मान जो है इलेक्ट्रोवोल्ट के बराबर होता है, यानी जो काइनेटिक एनर्जी है 1/2 mv²। क्या होती है भाई, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, अरे भाई साहब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है 1/2 mv²। तो यहाँ पे ये जो प्रायोगिक सत्यापन है उसमें क्या होता है कि किसी एक इलेक्ट्रॉन के विभवांतर v से त्वरित किया जाता है, यानी कि विभवांतर v से त्वरित किया जाता है।
तो इलेक्ट्रॉन को v भांतर v से त्वरित किया जाता है, तो वहाँ पे इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मान जो है, जो ऊर्जा का मान, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मान जो होगा वो क्या होगा भाई, ऊर्जा का मान जो है वो ev के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यदि इलेक्ट्रॉन का वेग v हो तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी जो वो 1/2 mv² इज इक्वल होगी ev के। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई भाई। अब मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये 2 ऊपर ले जाता हूँ भाई, 2 ऊपर v से v को मैं क्या कर दूंगा, काट दूंगा या नहीं काटूंगा, चलो तो v² बराबर क्या आएगा, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ 2ev/m। ये मैं लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, इस इक्वेशन को ये मैं लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता भाई। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। अब मैं इस वाली इक्वेशन को क्या करूं, ये स्क्वायर हटाकर इसको मैं क्या कर दूंगा भाई, रूट में चेंज कर दूंगा, यानी v बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ √2ev/m, 2ev/m के बराबर होगी। तो अपने पास अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था कि डी ब्रोगली जो है उसका क्या था, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली क्या इक्वेशन थी भाई, अरे भाई लैम्डा बराबर h/m थी ना भाई। तो मैं इसको क्या करूं, लैम्डा को यहाँ ले जाऊं, v को यहाँ ले आऊं, तो v बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ h/m लैम्डा। ये बात समझ में आई या नहीं आई भाई, इतनी बात समझ में नहीं आई। इक्वेशन मैं इसको 1 दे दूँ, इसको 2 दे दूँ, तो इक्वेशन 1 और 2 से 1 और 2 से क्या होगा भाई, ये वाली वैल्यू मैं यहाँ रख दूँ h/m लैम्डा बराबर √2 e और v/m। इतने ऐसे लिख सकता हूँ भाई, इसको मैं ऐसे लिख दूंगा। तो अगर अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा भाई, अब अगर मुझे ये लैम्डा निकालना है तो मैं क्या करूँगा भाई, इस वाली को टर्म को इधर ले आऊँगा, उस लैम्डा को ऊपर ले जाऊँ। अरे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता भाई, लैम्डा बराबर h/m, तो ऐसे कैसे रह जाए भाई, h/m तो ऐसे के ऐसे रख लिया मैंने, इनटू ये क्या हुआ था, नीचे आया था भाई, नीचे आया था, तो यहाँ पे मैं ऐसे उल्टा हो जाएगा m/2 इलेक्ट्रॉन, अरे ऐसे हो जाएगा ना भाई, ऐसे हो जाएगा। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ और मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, लैम्डा बराबर h √1/2 mev। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई बच्चों, लैम्डा बराबर h 1/2 mev लिख सकता हूँ। और देखो और कैसे लिख सकता हूँ भाई मैं इसको, देखो लैम्डा बराबर h/2mv। अरे भाई लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, इस वाली टर्म को, इसका तो √1 को तो क्या √1 ही होगा, लेकिन यहाँ पे इस वाली टर्म को मैं क्या कर दूंगा h/√2mev, ऐसे लिख सकता हूँ भाई, ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ पे क्या लिख दूंगा, h/√2me और e और h का मान रखने पर क्या आएगा भाई, अगर मैं इलेक्ट्रॉन का और h प्लैंक कांस्टेंट का मान रखूँगा, यहाँ पे वैल्यू रखूँगा, तो जो वैल्यू आती है वो आती है 150 क्या आएगी भाई, 150/m। ये वाली वैल्यू अपने पास आए, यानी कि ये जो आती है वो एंगस्ट्रॉम में आती है भाई, एंगस्ट्रॉम। ये आता है प्रायोगिक सत्यापन का लैम्डा का मान। अरे इलेक्ट्रॉन का मान अपन को पता है कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलम, और इसका h का जो मान होगा वो प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻34 जूल पर सेकेंड। तो इतनी बात यहाँ पे, जब मैं यहाँ पे v और h की वैल्यू पुट करूँगा, v और h की जैसे ही वैल्यू पुट करूँगा मैं, तो यहाँ पे होता क्या है, v और h की वैल्यू जैसी, सॉरी e और h की वैल्यू जैसे पुट करूँगा इक्वेशन आएगी, और यहाँ पे v है भाई, सॉरी v, क्योंकि मास अपने को दिया हुआ होगा भाई,
कितना होगा, और इलेक्ट्रॉन का वेग अपन को पता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 9 गुलाम होता है, जबकि h का होता है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 34 जूल पर सेकेंड। जब यूनिट चेंज कन्वर्जन करके अपन को पता होता है लैम्डा की वैल्यू इतनी आती है, तो ये होता है प्रायोगिक सत्यापन का समीकरण। लैम्डा बराबर 150/V एंगस्ट्रॉम में आती है भाई, ये वाली जो वैल्यू आती है वो एंगस्ट्रॉम में आती है। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं? तो ये क्या हुआ, अब थ्योरी क्या लिख सकते हैं इसमें अपन, अब निष्कर्ष क्या लिख सकते हैं अपन इसका प्रायोगिक सत्यापन का, कि डेविस और जर्मन की विधि से अलग अलग विभव से त्वरित करके इलेक्ट्रॉन लैम्डा ज्ञात कर लिया जाता है। यदि यह मान उपरोक्त समीकरण के अनुरूप होता है तो उसे डी ब्रोगली सिद्धांत को सत्यापन हो जाता है। मतलब कि कोई भी विभवांतर और उसका लिए अपन क्या करेंगे, डेविस और इसके हिसाब से जर्मन के हिसाब से विभव में त्वरित करके इलेक्ट्रॉन का लैम्डा की वैल्यू ज्ञात करेंगे, और लैम्डा की वैल्यू अगर इसके बराबर आ जाती है तो इसका मतलब है कि वो डी ब्रोगली को सत्यापन सही है। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया, डी ब्रोगली के सिद्धांत, पहले क्या बात करी अपन ने कि डी ब्रोगली का सिद्धांत क्या है। ठीक है भाई, डी ब्रोगली की तरंग का ध्रुवीय तरंग थी, उसका फिर अपने एक फॉर्मूला देखा, h लैम्डा अपॉन h अपॉन एम वी देखा। ठीक है भाई, फिर निष्कर्ष देखा उसके, फिर सत्यापन देखा भाई। अब नेक्स्ट टॉपिक की मैं यहाँ बात, हाँ एक कंक्लूजन, इसके नीचे अगर लिखना चाहो तो लिख लेना भाई। क्या लिखोगे कि डेविस एंड जर्मन की विधि से अलग अलग विभव से त्वरित करके इलेक्ट्रॉन का लैम्डा ज्ञात कर लिया जाता है। यदि यह मान उपरोक्त समीकरण के अनुरूप आता है या होता है तो उसे डी ब्रोगली सिद्धांत का सत्यापन हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई हो गई भाई आपको, इतनी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक है अपना हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की मैं बात करूंगा अगर, तो वो क्या होता है भाई, देखिए यहाँ पर देखो भाई, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है। ठीक है भाई, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी क्या होता है भाई, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी क्या थी कि समझना मेरी बात। यहाँ पर होता क्या है कि भाई हाइजेनबर्ग ने क्या बताया कि डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग क्या होता है, कण जो होता है अस्तित्व में होता है, लेकिन यहाँ पे होता क्या है इस थ्योरी में कि भाई पदार्थ के कण की जो पदार्थ है उसके अंदर जो कण है, ठीक है भाई, कण से मतलब क्या है, तो यहाँ पे जो कण है उसकी स्थिति, कण की क्या है भाई स्थिति, ठीक है स्थिति एक तो, और इसके अलावा यहाँ पे संवेग से है, दो चीजों से मैं बातें कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर संवेग यानी कि अपन मान सकते हैं डेल पी और यहाँ पे डेल एक्स, इतनी बात समझ लो आप कि हाइजेनबर्ग जो था इस थ्योरी के अनुसार क्या होता है, कण की स्थिति और संवेग का निर्धारण किया जाता है भाई, कण की स्थिति और संवेग का क्या किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। तो हम होता क्या है कि एक साथ जो इन दोनों की निर्धारण करना क्या होता है भाई, असंभव होता है। कैसे कि यदि कण की स्थिति को निश्चित मान लोगे आप, कण की स्थिति को अगर आप निश्चित मान लोगे तो वहाँ पे संवेग के मान में अनिश्चितता आ जाएगी। यानी तो अगर कण की स्थिति को आप निश्चित मानते हो, फिक्स मान लेते हो, तो वहाँ पे जो संवेग होगा उसकी क्या होगी स्थिति,
अनिश्चित होगी। तो यहाँ पे अगर मैं बात बताना चाहूँ तुम्हारे को तो क्या बताऊँगा कि यदि कण की किसके बारे में था ये रूल, कण की स्थिति और संवेग का निर्धारण करना असंभव होता है। वैसे तो कैसे कि एक साथ जो निश्चित करना तो इम्पॉसिबल है ही, लेकिन अगर मैं बात यहाँ पर क्या बताऊँ भाई, बात मैं यहाँ पर किसकी बता रहा हूँ, डेल्टा पी की और डेल्टा एक्स की स्थिति और संवेग की। तो यहाँ पे होता क्या है, मतलब इससे मतलब क्या है कि जो ये स्थिति को अगर मैं निश्चित कर दूंगा तो संवेग अनिश्चित हो जाएगा, और अगर संवेग को मैं निश्चित कर दूंगा, अगर मैं इसको निश्चित कर दूंगा, निश्चित या फिक्स जिसे बोलते हैं कर दूं, ठीक है भाई, तो ये क्या होगी अनफिक्स, या क्या हो जाएगी भाई अनिश्चित, अनिश्चित हो जाएगी। और अगर मैं इसको फिक्स ना करके अनिश्चित कर दूं, अनिश्चित, तो ये क्या हो जाएगी निश्चित हो जाएगी। ठीक है, अब कैसे कि जो कण का जो संवेग का अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे जो इसका कण की स्थिति और संवेग दोनों क्या है, यहाँ पे एक साथ निश्चित होना इम्पॉसिबल है, यानी या तो दो एक निश्चित होगी तो एक अनिश्चित होगी, अगर ये अनिश्चित है तो ये निश्चित होगी। तो यहाँ पे ये हाइजेनबर्ग क्या बोलता है कि अनिश्चितता, अनिश्चितता से मतलब क्या है कि पदार्थ में जो कण है प्रेजेंट है उनमें क्या हो, स्थिति और संवेग का निर्धारण एक साथ करना क्या है इम्पॉसिबल है भाई, इम्पॉसिबल होता है। इम्पॉसिबल से मतलब क्या है ये मैंने आपको बता दिया कि जब मैं स्थिति फिक्स कर दूं तो वहाँ पे फिक्स कर दूं या निश्चित कर दूं तो वहाँ पे संवेग क्या होगा वो अनिश्चित हो जाएगा, और संवेग को अगर मैं स्थिति को अगर निश्चित कर दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगी निश्चित हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आया भाई। तो अब होगा क्या, अनिश्चितता जो पी एक्स और स्थिति में अनिश्चितता से मतलब क्या है, देखो भाई देखना भाई, अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है अनिश्चितता भाई, और यहाँ पे अनिश्चितता किस में होगी स्थिति और संवेग में। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि यदि संवेग में अनिश्चितता, संवेग में अगर अनिश्चितता है, ठीक है भाई, संवेग में अगर अनिश्चितता है, ठीक है भाई, तो यहाँ पे क्या बोलूँगा मैं डेल्टा पी, और अगर इस स्थिति में अगर, हाँ भाई सही है, पी एक्स डेल पी, और अगर स्थिति में अनिश्चितता है, स्थिति में अगर अनिश्चितता है, अनिश्चितता है भाई, इसको यहाँ पे थोड़ा करेक्ट कर लेना, ठीक है भाई। तो अगर स्थिति में अनिश्चितता है, ठीक है भाई, उसको बोलते हैं डेल्टा एक्स, इसको बोल देंगे अपन डेल्टा एक्स। तो ये दोनों क्या होगी हाइजेनबर्ग के अनुसार क्या होगी भाई, डेल पी इंटू डेल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, एच अपॉन 4 पाई के होगी भाई। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। और यहाँ पे एच अपॉन 4 पाई, तो एच कट बराबर होता है एच अपॉन 2 पाई। तो मैं इसको एक और फॉर्मूला दे सकता हूँ, पी डेल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या कर दूँ एच कट अपॉन 4 पाई की जगह क्या आ जाएगा भाई 2। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसको 2 कर सकता हूँ, 2 कर सकता। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई भाई, ये हो गया भाई। तो अब ये जो है ये क्या है हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी का क्या है प्रिंसिपल है कि हाइजेनबर्ग की स्थिति और संवेग के में परिवर्तन स्थान पर एनर्जी एंड टाइम के रूप में भी व्यक्त किया जाता है। देखिए भाई इसको कैसे, अब इस वाले फॉर्मूले हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता को किसके रूप में भी भाई साहब प्रदर्शित किया जा सकता है। यहाँ पे देखना, यहाँ पे अगर मैं एनर्जी इस वाले फॉर्मूले में टाइम के साथ भी अपन क्या कर सकते हैं कोरिलेट कर सकते हैं, यानी डेल्टा ई इंटू डेल टी ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट अपॉन 2। ये वाली बात आ गई हो गई भाई।
ये वाली बात आ गई होगी यहाँ पे। ये क्या होता है? हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, जिसे अपन बोल रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग होगी यहाँ पे हाइजेनबर्ग सिद्धांत की सार्थकता। हाइजेनबर्ग की सिद्धांत की क्या होगी भाई? सार्थकता। सार्थकता से क्या मतलब है? देखो भाई, देखो भाई, यहाँ पे देखो, देखिए भाई, यहाँ पे सार्थकता से मतलब है, अपने पास ये फॉर्मूला आया ना, ये एक फॉर्मूला आया अपने पास। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूँ कि ये वाला जो फॉर्मूला है डेल्टा पी इंटू डेल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, ये वाला है। तो यहाँ पे p बराबर अपन को पता है एम वी होता है भाई, एम वी होता है। तो डेल p बराबर में क्या कर सकता है? एम डेल वी। तो मैं इस वाले फॉर्मूले को कैसे लिखता हूँ? एम डेल वी इंटू डेल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, ऐसे लिख सकता हूँ भाई, ऐसे लिख सकता हूँ। अब इसको मैं और कैसे लिखता हूँ? डेल वी इंटू डेल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। ये वाला m जो है मैं यहाँ लेके आ जाता हूँ। तो ये जो फॉर्मूला होता है m, तो यहाँ पे क्या है भाई? m तो क्या है? कण का द्रव्यमान, द्रव्यमान, ठीक है भाई। इसके अलावा यहाँ पे क्या है? x जो है या ये v जो है वो क्या है? वेलोसिटी, और वो क्या है? वेग के मान में अनिश्चितता, वेग के मान में अनिश्चितता, ठीक है भाई। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तो ये क्या बताता है? ये क्या बताता है? ये नियम क्या बताता है? सार्थकता से मतलब क्या है? यहाँ पे डेल एक्स है, पी है, वो एम वी के बराबर होता है। तो मैंने ये वाली वैल्यू पुट करके ये रख दिया। तो यहाँ पे स्पष्ट क्या हो रहा है? देखो यहाँ पे एक चीज़ दिख रही होगी कि कण का द्रव्यमान जो है अनसर्टेनिटी की क्या है? अनिश्चितता की क्या है? व्युत्क्रमानुपाती होता है भाई। ये जो है वो क्या है? मास के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती, वी अपॉन एम, ऐसे भी हो सकता है भाई। या फिर मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ? देखो भाई, देखना भाई इसको। अब इससे मतलब क्या है? देखो यहाँ पे जो अनसर्टेनिटी है v, वो क्या है? मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना भाई। दोनों बातें याद रखना भाई। यहाँ पे जो अपन ने क्या था? यहाँ पे वेग था, कोने से वेग के मान में अनिश्चितता थी, और यहाँ पे ये क्या है? स्थिति के मान में अनिश्चितता। तो ये दोनों क्या है? मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे होता क्या है सार्थकता के अंदर कि प्लांक कांस्टेंट एट एच जो है उसका क्या है? एक अत्यंत कम, ये जो मान है वो क्या होता है? अत्यंत कम राशि वाला होता है। अतः द्रव्यमान के कणों के लिए एच अपॉन 4 पाई एम का मान एक बहुत ही छोटी राशि होती है जिसका मापन असंभव होता है। अतः सामान्य द्रव्यमान के कणों के लिए अनिश्चितता का मान महत्वहीन होता है, किंतु इलेक्ट्रॉन जैसे अत्यंत कम द्रव्यमान वाले कण के लिए अनिश्चितता का मान यहाँ पे क्या होता है भाई? नापा जा सकता है, जिससे सूक्ष्म अणुकणों के लिए अनिश्चितता महत्वपूर्ण होती है। तो इस वाले का फॉर्मूले का सार्थकता से मतलब यही है कि जो प्लांक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू तो, और वो जो वैल्यू होगी, मान आएगा इसका प्लांक कांस्टेंट का रखे, तो एच अपॉन 4 पाई एम का मान जो है बहुत ही छोटी राशि, यानी बहुत ही कम मान मिलेगा अपन को। तो यहाँ पे जो इसका मापना है वो असंभव हो जाता है। इस कारण यहाँ पे द्रव्यहीन कणों के लिए अनिश्चितता का मान जो है वो महत्वहीन होता है। तो ये जो सार्थकता नियम है वो मोस्टली क्या है कि मास जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसके भी और इसके भी। तो ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए भाई सार्थकता के अंदर। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ यहाँ पे, देखिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। तो ये क्या था? हाइजेनबर्ग की सार्थकता का नियम।
सार्थकता से मतलब क्या है भाई कि ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के और डेल एक्स भी इसके क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये जो वैल्यू आएगी वो बहुत कम आएगी, इलेक्ट्रॉन के माप नहीं पाएंगे अपन। तो यहाँ पे जो सूक्ष्म इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या सूक्ष्म कण होते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होती है, उनके लिए अनसर्टेनिटी महत्वपूर्ण होती है। अब देखो भाई यहाँ पे देखो भाई, नेक्स्ट अगर मैं चलूँ क्या भाई, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत की व्युत्पत्ति की अगर बात करें अपन तो देखिए भाई, व्युत्पत्ति की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे तो अपन क्या करेंगे कि ये देखो कोई माइक्रोस्कोप है अपने पास, ठीक है भाई, ये लेंस है उसका माइक्रोस्कोप का, ठीक है भाई। इसकी व्युत्पत्ति की बात कर रहे हैं, तो इसके सेंटर में जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है भाई, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ओ बिंदु पर, इस वाले को बोल रहे हैं ओ बिंदु। और यहाँ से अपन क्या करेंगे देख रहे हैं, ठीक है भाई, यहाँ से क्या कर रहे हैं अपन देख रहे हैं, ये इसकी जो फोटोन है लैम्डा, ठीक है भाई, ये एक्स एक्सिस मान लिया अपने फोटोन कोई फोटोन आ रहा है इधर लैम्डा, ठीक है भाई। और यहाँ पे अपन ये क्या है माइक्रोस्कोप, यहाँ से बिंदु P है, ये बिंदु Q है, P एंड Q। तो यहाँ पर होता क्या है, मेरी बात समझना कि इस में अपन क्या देखेंगे कि यहाँ पे हो क्या रहा है कि कोई माइक्रोस्कोप है, उसकी ये एक्सिस है, अपन यहाँ से क्या कर रहे हैं उसको देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं। तो जैसे ही इस पे फोटोन आके गिरेगा, इलेक्ट्रॉन पे फोटोन आके गिरेगा, तो अपन जैसे ही माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन से फोटोन टकराएगा और रिफ्लेक्ट किस तरह होगा, अपने माइक्रोस्कोप की तरफ होगा, या तो बिंदु P की तरफ हो या बिंदु Q की तरफ, यानी कि रिफ्लेक्ट इधर नहीं होगा भाई, इधर होगा, जिसकी वजह से तो अपन को इलेक्ट्रॉन दिखता है भाई। तो यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ कि हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता की व्युत्पत्ति जब करेंगे अपन, तो इसके अकॉर्डिंग एक माइक्रोस्कोप अपने पास, जिसे ठीक इसके सामने इसके सामने क्या है ओ बिंदु पर अपन ने क्या रखा, इलेक्ट्रॉन रखा भाई, इलेक्ट्रॉन रखा है। अभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मैंने रख दिया भाई, देखना भाई, इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे रख दिया जस्ट इसके सामने ओ बिंदु पर मैंने क्या करा, इलेक्ट्रॉनों का। अब इस पे अपन इलेक्ट्रॉन पे क्या करेंगे, गामा फोटोन, यानी कि जो फोटोन है वो मैं डाल रहा हूँ इलेक्ट्रॉन पे, यानी जिसका तरंग दैर्ध्य लैम्डा तरंग दैर्ध्य वाला जो फोटोन है अपने पास। तो ये क्या करेगा, ये एक्स की दिशा, ये जो दिशा है उसमें आके टकराएगा, इसी दिशा में तो फोटोन डाल रहा हूँ मैं, तो यहाँ से क्या करेगा, इसकी एक्स एक्सिस पे टकराएगा, ये वाला फोटोन लैम्डा तरंग दैर्ध्य वाला कोई फोटोन डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रॉन पे गिरेगा तो उसकी एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहेगा। अब यहाँ पे होगा क्या कि अब यहाँ पे मैंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन पे जैसे ही फोटोन टकराएगा तो ये अपने माइक्रोस्कोप की तरफ विवर्तित होगा, या उसकी तरफ जो होगी रेडिएशन वो क्या करेगी, अपनी ओर आएगी माइक्रोस्कोप की तरफ। उसको बोलेंगे, एक को बोलेंगे OP एंड OQ, यानी कि दो डायरेक्शन अपने पास आएगी, या तो इधर आए या इधर आए, मतलब इधर नहीं जाएगी, यानी कि या तो इधर आए या सेंटर बिंदु से, या इधर की तरफ चल जाए, यानी कि OP एंड OK की तरफ चली जाए। जैसे ही यहाँ पे फोटोन गिरेगा तो अल्फा कण से ये क्या होगा, अपने माइक्रोस्कोप की तरफ आएगा, और माइक्रोस्कोप में जैसे ही आएगा इलेक्ट्रॉन, यानी जैसे ही माइक्रोस्कोप में आएगा फोटोन, तो वहाँ पे कोण बन जाए, यहाँ पे क्या कोण बना, अल्फा कोण बन रहा है, अल्फा डैश मान लिया अपन, ठीक है भाई। तो यहाँ पे कोण बन रहा है, तो यहाँ पे इस स्थिति में जो माइक्रोस्कोप है उसकी जो विभेदन क्षमता होगी, विभेदन
क्षमता जो होगी वो क्या होगी भाई? अरे भाई समझना मेरी बात, अपन ने कोई माइक्रोस्कोप लिया है, ठीक है, और माइक्रोस्कोप के जस्ट सेंटर में अपने पास क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ओ बिंदु पर। अब वहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, एक्स एक्सिस के सापेक्ष यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, फोटोन डाल रहा हूँ, उस पर कोई लैम्डा तरंग दैर्ध्य वाला। तो यहाँ पर अपने पास जो ये इलेक्ट्रॉन से जैसे ही टकराएगा और अपने माइक्रोस्कोप की तरफ इसका क्या होगा, विवर्तन होगा तरंग दैर्ध्य। तो ये या तो OQ की तरफ जाए या OP की तरफ जाए, दो कंडीशन होगी। तो इस कंडीशन में अल्फा कण के अंदर जैसे ही अपना फोटोन प्रवेश, जो अल्फा कण है, जो फोटोन है, वो अपने माइक्रोस्कोप में जैसे ही आएगा वहाँ पे क्या होगी, विभेदन क्षमता। माइक्रोस्कोप की विभेदन क्षमता क्या होती है, डेल्टा एक्स जो होगी यहाँ पे क्या होगी भाई, लैम्डा अपॉन 2 साइन अल्फा, समीकरण नंबर 1। समझ रहे हो मेरी बात, समझ में आई भाई? डेल्टा एक्स जो विभेदन क्षमता है उसकी लैम्डा अपॉन 2 साइन अल्फा, अल्फा से मतलब यहाँ पे जो अपना बॉन्ड एंगल आया है, कोण आया है यहाँ पे, ठीक है भाई, वो है। तो अब क्या करेंगे, डी ब्रोगली के सिद्धांत से क्या होगा, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली अपन को पता है लैम्डा बराबर क्या होता है, एच अपॉन एम वी। अरे भाई यही होता है, लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, लैम्डा की वैल्यू पुट कर सकता हूँ भाई यहाँ पे। और एक बात अपन को पता है भाई, यहाँ पे क्या पता है देखो, अरे भाई मैंने क्या किया, लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी रखा, ये वाला रखा, इक्वेशन 2 दी मैंने इसको, इक्वेशन 2 दी अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगलीज। मैंने क्या किया, इसको इक्वेशन 2 दे दी। और अपन को P बराबर पता है एम वी होता है भाई, जो P बराबर होता है वो क्या होता है, एम वी, यानी कि संवेग जो होता है वो क्या होता है, P बराबर है एम वी। तो मैं इसकी लैम्डा बराबर क्या लिख सकता हूँ, एच अपॉन पी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता भाई, लिख सकता हूँ, एच अपॉन पी लिख सकता हूँ। तो P बराबर मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ भाई, P बराबर एच अपॉन लैम्डा भी तो लिख सकता हूँ, इसको यहाँ ले जाऊँ, इसको यहाँ ले आऊँ। तो ये 2-3 बातें आपको पता होनी चाहिए। तो अब देखो, अब मैं क्या बोला, मेरे पास ये दो कंडीशंस आ गई भाई, 2 कंडीशंस आ गई, ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, अगर 2 कंडीशन ये थी कि अपने पास क्या था कि ये वाला जो OP और OQ था, तो अगर एक कंडीशन क्या हो कि यदि संवेग जो गामा फोटोन मैंने डाला एक्स एक्सिस के सापेक्ष, तो यहाँ पर अगर मैं जो ही रेडिएशन डाल रहा हूँ वो क्या हो, इलेक्ट्रॉन के टकराने के पश्चात, इससे जो ये फोटोन डालू इलेक्ट्रॉन के टकराने के पश्चात अगर ये इधर OP की तरफ विवर्तित हो जाती है, OP की तरफ क्या हो, दिशा में क्या हो, विपरीत विवर्तित हो जाए, तो इसमें क्या होगा, जो संवेग आएगा, कुल संवेग यानी OP की तरफ इलेक्ट्रॉन विवर्तित हो, तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा, कुल संवेग क्या होगा भाई, कुल संवेग मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, P बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, यानी कि मैंने इसको एक्स एक्सिस के सापेक्ष माना, तो ये क्या लिख सकता हूँ, Px बराबर क्या लिख सकता हूँ, H अपॉन लैम्डा प्लस H अपॉन लैम्डा साइन अल्फा। ये बात समझ में आई या नहीं आई, ये बात समझ में आई या नहीं आई। 3 एक्स एक्सिस के सापेक्ष माना है भाई अपन ने। कैसे, देखो यहाँ पे H अपॉन लैम्डा है यहाँ पे, और अपन ने क्या करा, OP के सापेक्ष, तो यहाँ पे अपने पास क्या था, अपने पास ये था कि साइन अल्फा, ये जो होता है लैम्डा की वैल्यू लिख दी मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे एक्स एक्सिस की दिशा में कुल संवेग जो आया Px बराबर H अपॉन लैम्डा प्लस H अपॉन साइन एक्स आया। अब इसके अलावा यहाँ पे और एक कंडीशन और थी भाई, अगर O की Q की तरफ जाए, अगर इधर जाता है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की विवर्तित इधर हो, ठीक है भाई। तो कुल संवेग जो होगा वो क्या होगा, माइनस H लैम्डा प्लस H लैम्डा साइन एक्स।
ये होगा भाई, अरे भाई यहाँ पे माइनस में चला जाएगा, इधर जाते माइनस में, ये इधर रहेगा तो पॉजिटिव में रहेगा। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, कुल संवेग जो होगा वो मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, इस वाली कंडीशन के लिए क्या लिख सकता हूँ, देखो क्या लिख सकता हूँ भाई, लैम्डा जो है मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, अगर मैं पी एक्स यानी ओ की बात करूँगा पहले ओपी की, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 लैम्डा माइनस एच अपॉन साइन एक्स, ये होगा भाई, ये होगा भाई यहाँ पे, ये आ गया अपने पास। क्योंकि यहाँ पे जो मैंने ये बात लिखी है वो इसको ऐसे लिख लेना भाई, इसको ऐसे, कुल संवेग ये होगा, फिर अपन यहाँ पे पी एक्स बराबर एच अपॉन लैम्डा माइनस एच अपॉन साइन एच अपॉन लैम्डा साइन एक्स लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैं क्या बोलूँ कि ओपी दिशा और ओक्यू जो दिशा है, ओपी दिशा और ओक्यू जो दिशा है, इनके मध्य जो कोण बना था है ना भाई, उसके लिए अगर मैं कुल संवेग दिशा के लिए पी एक्स को अगर बात करूँगा यहाँ पे, तो संवेग में अनिश्चितता क्या हो सकती है, संवेग में अनिश्चितता क्या हो सकती है भाई, अरे भाई अपन पढ़ क्या रहे हैं, हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल, तो यहाँ पे संवेग में अनिश्चितता क्या हो सकती है भाई, देखिए देखिए भाई क्या हो सकती है, पी डेल पी बराबर डेल पी एक्स, ठीक है भाई, यह लिख सकता हूँ मैं, पी एक्स और पी एक्स से डैश मान लो, यहाँ इसको डैश वाला मान लिया अपन ने, और इसको अपन ने क्या माना, इक्वेशन 3, और इसको इक्वेशन 4। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इक्वेशन 3 एंड 4 से क्या करूँगा भाई, ये वाली पुट कर दूंगा, पी एक्स बराबर एच अपॉन लैम्डा प्लस एच अपॉन लैम्डा साइन एक्स माइनस है भाई, तो माइनस एच अपॉन लैम्डा माइनस एच अपॉन लैम्डा साइन एक्स, ये अपने पास आ जाएगी। तो ये तो क्या हो गया भाई, यहाँ पे माइनस था और ये क्या हो गया, माइनस माइनस, ये तो प्लस था भाई यहाँ पे, ठीक है भाई, ये तो माइनस और माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस हो गया। तो अब यह क्या हुआ, एच अपॉन लैम्डा कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, डेल पी बराबर क्या आया भाई यहाँ पे, एच अपॉन लैम्डा को अपन क्या लिखेंगे, 2h अपॉन लैम्डा, ये एक और एक कितना हो गया, 2h लैम्डा साइन एक्स, ये अपने पास क्या है, इसकी अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला, इसको मैंने इक्वेशन 5 दे दी भाई, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 5 दे दी। अब देखिए यहाँ पे, अब मैंने एक फॉर्मूला बताया था थोड़ी देर पहले, बताया था भाई कि डेल एक्स और डेल एक्स और डेल पी का बताया था भाई, डेल एक्स और डेल पी की गुणा करने पर स्थिति व संवेग की कुल अनिश्चितता प्राप्त हो जाएगी अपन को। देखो कैसे, देखो भाई यहाँ लिख रहा हूँ भाई, अरे अपने पास क्या था, अपना फॉर्मूला अनिश्चितता का ये था ना, डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 2, यही तो था। तो अगर मैं यहाँ क्या कर दूंगा, यहाँ मैं क्या कर दूंगा, डेल एक्स और डेल पी को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो डेल एक्स की वैल्यू तो क्या आई थी अपने पास, अभी यहाँ निकाली थी ना भाई अपने, डेल एक्स की क्या वैल्यू थी अपने को पता है, डेल एक्स तो अपने पास आया था लैम्डा अपॉन 2 साइन एल्फा, ये थी भाई, ये थी। तो इसको अब मैं क्या लिख सकता हूँ, इक्वेशन 1 एंड 5 से, उससे और इससे ये वाली जो वैल्यू है इसको और इसको मल्टीप्लाई करूँगा, कैसे, डेल एक्स इंटू डेल पी, ठीक है भाई, इंटू यानी क्या लिखोगे कि डेल एक्स का मान और डेल पी के मान को गुणा करने पर स्थिति व संवेग की कुल अनिश्चितता प्राप्त हो जाएगी। अब देखो भाई कैसे, इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा डेल एक्स एंड डेल पी को, तो देखिए भाई डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, लैम्डा अपॉन 2 साइन एल्फा इंटू 2h अपॉन लैम्डा साइन एक्स, यही है भाई। इस साइन एक्स को भी अपन क्या ही मानेंगे भाई, एल्फा ही मान लो, चलो यहाँ पे क्या मान लो आप, एल्फा मान लो, जितना भी है सब एल्फा है या एक्स है, कुछ भी मान लो आप अपनी मर्जी से, एल्फा है, ठीक है भाई।
अगर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, 2 साइन से 2 साइन अल्फा कट जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास क्या है, डेल एक्स इंटू डेल पी किसके बराबर आया भाई, एच के बराबर। और यही बात अपन ने देखी है भाई, यही बात अपन ने देखी कि हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल डेल एक्स डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 2 के होता है। ठीक है भाई, ऐसे था भाई। तो ये इसको फॉलो करता है। तो ये अपने पास आ गया। तो अब इक्वेशन ये क्या है अपने पास, 6 आई, 6 इक्वेशन आ गए भाई। अब इस 6 इक्वेशन के अगर इस 6 इक्वेशन में हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत है, अगर इसमें वास्तविक मान में अशुद्धि का मान h से अधिक भी प्राप्त हो जाता है, यानी h से इसमें अशुद्धि का मान क्या हो जाता है, ज़्यादा भी मिल जाता है, तब वहाँ पे अपन लिखते हैं कि डेल x डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ये बात अपन तभी लिखते हैं भाई, वहाँ पे ये बात अपन तभी लिखते हैं। ये क्या होता है आपका हाइजेनबर्ग की अनिश्चित सिद्धांत की अपने पास क्या मिल जाती है भाई, वैल्यू मिल जाती है। उसको फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। क्या पता चला भाई, क्या पता चला आपको यहाँ पे हाइजेनबर्ग की अनिश्चित सिद्धांत की अगर मैं बात करूँगा तो पहले क्या लिखोगे भाई आप इसमें कि माना अपन ने एक क्या लिया, माइक्रोस्कोप है जिसके ठीक सामने बिंदु O है, O पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वहाँ पे अपन क्या करेंगे, उस इलेक्ट्रॉन पे गामा फोटोन यानी कि गामा फोटोन जिसकी तरंगदैर्घ्य लैम्डा है, ठीक है भाई, वो उस पर डालेंगे। तो वहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन से टकरा कर ये फोटोन या तो इधर चला जाए या इधर चला जाए, यानी OP की तरफ और OQ की तरफ दो कोण मिले जाएंगे अपन को। तो यहाँ पे माइक्रोस्कोपी की तरफ जैसे ही विवर्तित होगा तो एक कंडीशन और होगी यहाँ पे कि फोटोन जैसे अल्फा कण होगा वो माइक्रोस्कोप की तरफ आएगा तो कोण बनेंगे। तो वहाँ पे जो विभेदन क्षमता है डेल एक्स वो क्या होगी भाई, डेल एक्स बराबर लैम्डा अपॉन 2 साइन अल्फा के होगी। फिर मैंने बताया कि डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग क्या होता है, लैम्डा अपॉन एच अपॉन एम बी, और पी बराबर होता है एम बी। फिर मैंने ये बातें बताई कि पी बराबर एच अपॉन लैम्डा होता है। तो संवेग जो है पी एक्स, फिर मैंने बताया कि भाई ओपी की तरफ जाएगा, ओपी की तरफ जाएगा तो वहाँ पे मैंने पी एक्स जो लिखा वो क्या लिखा, एच अपॉन लैम्डा प्लस एच अपॉन लैम्डा साइन अल्फा लिखा। इसके अकॉर्डिंग अगर ओक्यू की तरफ जाती है तो वहाँ पे जो होगा मान वो आएगा -1 अपॉन लैम्डा साइन अल्फा के। तो मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगा और ये वैल्यू पुट करूँगा तो ये अपन को ये डेल पी मिल जाएगा, यहाँ पे संवेग मिल जाएगा। अब जैसे वो अपने पास संवेग आया तो ये संवेग पी और यहाँ पे जो विभेदन क्षमता डेल एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके बराबर आती है भाई, एच के बराबर आती है। और एच जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पे अपन को इक्वेशन 6 में मिलता है, वो क्या है, अपन क्या बोल सकते हैं कि वास्तविक मापन में अशुद्धि का मान एच से अधिक भी प्राप्त होता है, इसलिए अपन इक्वेशन ये भी बोल सकते हैं। तो ये क्या था भाई, ये अपने पास हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत जो था उसके बारे में अपन को व्युत्पत्ति मिली है, यानी अपन को यहाँ पे क्या मिली है, व्युत्पत्ति मिली। ठीक है भाई। अब यहाँ पे अपन नेक्स्ट जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो क्या करेंगे भाई, श्रोडिंगर तरंग समीकरण। ठीक है भाई, श्रोडिंगर क्या था ये देखेंगे और वो क्या होगा कि अब यहाँ पे श्रोडिंगर तरंग समीकरण की मैं बात करूँगा, वो क्या होती है, वो एक तरंग पे बेसिस है। श्रोडिंगर तरंग से मतलब है कि वो तरंग पे ही बेसिस है। तो जो तरंग जो होती है, इलेक्ट्रॉन की जो स्थिति है नाभिक पर,
न्यूक्लियस पर वो त्रिविम के रूप में होती है, अलग अलग होती है भाई। यानी जैसे यहाँ पे त्रिविम में जैसे मान लो कि साइन बराबर होगा एफ एक्स वाई जेड, तो ये क्या होगा, कोई फंक्शन होगा। और यहाँ पे अपन को पता है कि जो तरंग जो होगी वो, अगर तरंग की मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा भाई, देखो श्रोडिंगर इक्वेशन देखते हैं हम। आज बेसिक देखते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन का, फिर इसको कल स्टार्ट करेंगे भाई, अपन कल स्टार्ट करेंगे। हाँ भाई, श्रोडिंगर तरंग समीकरण क्या है देखो। देखिए भाई, श्रोडिंगर तरंग समीकरण से मतलब कि डी ब्रोगली सिद्धांत के अनुसार पदार्थ में सूक्ष्म कण जो होते हैं वो तरंग की तरह बिहेव करते हैं। क्या होता है भाई, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली क्या होता है कि जो सूक्ष्म कण होते हैं वो क्या करते हैं, तरंग की तरह बिहेव करते हैं। और इस तरंग के कारण इलेक्ट्रॉन की स्थिति नाभिक के सापेक्ष जो होती है वो अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग संभावनाएं पाई जाती है। तो वहां पे तरंग फलन के इस अनुसार इसको क्या करते हैं भाई, कोई फंक्शन है साइन एफ एक्स वाई जेड इंटू जी एंड टी, ये कोई फंक्शंस होता है भाई। श्रोडिंगर इक्वेशन का मतलब समझना मेरी बात, कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली क्या होता है, यहाँ पे अपन को पता है कि जो कण या सूक्ष्म कण जो होते हैं वो क्या करते हैं, तरंग के रूप में बिहेव शो करते हैं। तो वहाँ पे जो तरंग के बिहेव के रूप में शो करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के सापेक्ष अपने त्रिविम में, त्रिविम का मतलब अलग अलग त्रिविम में अलग अलग बिंदुओं पर क्या करते हैं, संभावनाएं व्यक्त करते हैं। जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, तीन एक्सिस पे वो क्या करते हैं, संभावनाएं व्यक्त करते हैं। तो मैं उनको एक फंक्शन के द्वारा लिखूंगा, साई बराबर एफ फंक्शन एक्स वाई जेड इंटू जी एंड टी। तो ये यहाँ पे साई जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की द्रव्य तरंग का आयाम के समान भी माना जाता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो द्रव्य तरंग का आयाम होता है उसके समान भी माना जाता है। मतलब कैसे भाई, देखो कोई तरंग होती है भाई, ये कोई वेव है, अपने पास ही कोई वेव होती है, ठीक है भाई। तो आयाम जो होता है, ठीक है भाई, तो साई जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जो आयाम होता है, द्रव्य तरंग के जो आयाम्स हैं उनका ये क्या होता है, घृत और श्रृंग दो चीजें होती है भाई, घृत और श्रृंग दो चीजें होती है, ठीक है। तो ये तो दूरी जो यहाँ तक की यहाँ से लेमडा होती है, लेमडा होती है। तो यहाँ पे जो साइन जो होगा इस वेव के लिए, जो द्रव्य तरंग की इस वेव के लिए क्या होगा भाई, आयाम के बराबर होगा। दूसरी अगर x और y और z की अगर मैं बात करता हूँ, x y z की, यहाँ पे x y और z जो होते हैं वो क्या होते हैं भाई, यहाँ पर सूचकांक के रूप में है, जो कि किसी समय t पर तीन अक्षों के प्रति इलेक्ट्रॉन की तरंग की स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। यानी कि किसी t समय पर यहाँ पे जो x y z जो है सूचकांक के रूप में वो उसकी स्थिति को प्रदर्शित करेंगे कि वो किस एक्सिस पे है, x पे है, y पे है या z एक्सिस पे है। तीन एक्सिस है तो वो कौन सी तरंग, कौन सी ये जो सूचकांक के रूप में काम में ले जाएंगे। यानी कि यहाँ पे t समय तक, t समय पर किस कौन की, मतलब यहाँ पे जो एक्सिस है वो x में है, y में है या z एक्सिस पे है। तो ये बात आपको यहाँ पे समझने को मिलेगी। इसके अलावा जब मैं इस अभी यहाँ पे अपन श्रोडिंगर इक्वेशन व्युत्पन्न करेंगे भाई, जो अपन आगे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे श्रोडिंगर इक्वेशन का मतलब यही है बस कि अपन सूक्ष्म तरंगों के लिए यहाँ पे क्या देखेंगे भाई, क्या देखेंगे, श्रोडिंगर इक्वेशन देखेंगे। और ये कोई वेव होती है, वो द्रव्य तरंगों में जो वेव होती है, वेव वो क्या करती है, अपने जो न्यूक्लियस होता है वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस पर क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से यहाँ पे अपन को मिलते हैं। एक्स वाई जेड अलग अलग तीन जो है त्रिविम में अलग अलग बिंदुओं पर मिलते हैं। इस कारण इलेक्ट्रॉन के इस बिंदु पर क्या करेंगे अपन,
तरंग फलन प्रदर्शित इस प्रकार से करेंगे, साइन बराबर f(x,y,z) इंटू जी एंड टी। ठीक है भाई, जी एंड टी इंटू टी। ये बातें अपन डिस्कस करेंगे। अब श्रोडिंगर इक्वेशन को अपन कैसे डिफाइन, कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, कैसे देखेंगे, ये चीज़ भी अपन आगे फॉर्मूला ड्राइव करेंगे भाई, आगे श्रोडिंगर इक्वेशन ड्राइव करके देखेंगे। ठीक है भाई, तो आज मैंने यहाँ पे क्या बताया आपको, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। उससे पहले लेक्चर में अपन ने क्या देखा है, डी ब्रोगली का सिद्धांत। अब फिर क्या देखा, हाइजेनबर्ग, और इसमें एक चीज़ और देखी, डी ब्रोगली का प्रायोगिक सत्यापन भी आज ही देखा अपन ने, जो लैम्डा बराबर क्या होता है, √150/V एंगस्ट्रॉम में होती है। फिर अपन ने देखा हाइड्रोजन, जो हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत है वो किस पे आधारित है, मतलब जो डी ब्रोगली का जो कोई सूक्ष्म कण होता है उसमें क्या होता है, स्थिति और संवेग का निर्धारण एक साथ करना असंभव होता है, तो वहाँ पे डेल P इंटू डेल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू H/4π के होता है। तो वो सारी बातें अपन ने देखी। फिर इसका अपन ने सत्यापन भी देखा, सार्थकता देखी। ठीक है भाई, सार्थकता भी देखी और इसका सत्यापन भी देखा कि ये बात सही है या नहीं है। इसके लिए अपन ने एक माइक्रोस्कोप लिया था, उसमें अपन ने ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करी भाई यहाँ पे। तो ऐसे एक एक बातें अपन ने अच्छे से देखी। अब अपन नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा अपना, वो सराउंडिंग इक्वेशन आएगा। सराउंडिंग इक्वेशन इज द मोस्ट पार्ट क्वांटम मैकेनिक्स, है ना। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे कि आगे नेक्स्ट जो टॉपिक देखेंगे वो होगी श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है भाई, अपनी नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें आपको श्रोडिंगर इक्वेशन समझा दी जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच।